अवाम ने, पाकिस्तान के सियासी कारकुनों ने, समाजी कारकुनों ने उन मिसाइल का मुकाबला किया और मुकाबला करके जीत भी चुके हैं। आमरीत का हमने मुकाबला किया, एक नहीं दो तीन आमरों को हमने भगाए हैं। पाकिस्तान एक ज़माने में ज़मीन के तौर पे टूट भी चुका था, मगर हम वो भी बहरान का मुकाबला करके आगे बढ़े। और आज अगर ये वफाक मौजूद है, पाकिस्तान इकट्ठा है, तो जो जंजीर ये चारे सूबों को मिला के पाकिस्तान की शक्ल में एक मुल्क, एक कौम पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, तो पाकिस्तान का आईन वो जंजीर है जो सारे सूबों को जोड़ के पाकिस्तान बनाता है। 10 अप्रैल हमारे लिए ऐसा तारीखी और अहम दिन होना चाहिए कि हमारा सिलेबस में ये दिन मौजूद होना चाहिए। हमें आने वाली नस्लों को इस दिन के बारे में सिखाना चाहिए, ताकि हर पाकिस्तानी को पता हो कि 1947 जब पाकिस्तान बना था, तो दूसरा 10 अप्रैल 1973 जब हमारा आईन का बुनियाद रखा गया। ये दिन खुशी के दिन है, जमूर की फतह का दिन है। 10 अप्रैल 1973 पाकिस्तान के आईनी सफर की इब्तिदा का दिन है। आज हमारी 50 साल की जिद्दोजहद के यौम तासीस का दिन है। खुशी के साथ ये दिन हमारे लिए इस जमहूरियत और आईन के खातिर दी हुई कुर्बानियों को याद करने का दिन भी है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1971 के बाद एक टूटे हुए मुल्क, बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा किया, इस पार्लियामान में सबको इकट्ठा किया और इस मुल्क को एक इस्लामी जमहूरी वफाकी और पार्लियामानी आईन दिया। 1973 के आईन के खालिक कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को 1973 में इस मुल्क दिया, गरीब को आवाज दिए, अवाम को हुकूमत देने का सजा में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद किया गया। और इस बात की जो आयरनी है वो ये है कि वो जिन्होंने आईन का दिफा करना था, जिन्होंने आईन का हिफाजत करना था, आईन के खिलाफ जो हमले करने थे उनसे बचाना था, वो लोग जो है इस जुर्म में शामिल थे। और एक आमिर इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया। उस आमिर ने इस मुल्क में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की बोझ डाला गया, जिसका मुकाबला हम आज तक कर रहे हैं। उस आमिर ने नफरत की सियासत का, इंतकाम की सियासत का वो बोझ डाला गया, जिसका हम आज तक मुकाबला कर रहे हैं। और ये दिन 1986 में, वो भी 10 अप्रैल पे, एक नहत्ती लड़की लाहौर पहुंची थी और उस आमिर को ललकारी, उस आमिर के खिलाफ खड़ा हुई और पूरे पाकिस्तान उस नहत्ती लड़की के साथ शाना बशाना खड़ी रही। पाकिस्तान की अवाम ने उनका पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल किया। उस एक नहत्ती लड़की के पाकिस्तान में कदम रखते ही
जिया उल हक की आमरीत के बुनियादें हिला दी गईं। 10 अप्रैल 1986 से पहले भी 1971 की तरह मुल्क में तारीकी थी, मायूसी थी, मगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आकर रोशनी की शमा जलाई, जमहूरियत की बहाली का, आईन की बलिदस्ती का सफर शुरू की। ये सफर, ये जदोजहद चलती रही और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी अपनी जिंदगी में 1973 की आईन का बहाली के लिए 30 साल जदोजहद लड़ती रही। हमारा मंशूर था, हमारा फलसफा था, लेकिन एक जो बुनियादी नुक्ता होता था कि 1973 की आईन को बहाल करो। और अफसोस के साथ आमिर जनरल जिया उल हक के बाद एक और आमिर आया, जनरल परवेज मुशर्रफ, और उसने जो बीज बोए उनके नतीजे में आज भी हम इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। आज भी उसी किस्म का जो नफरत की सियासत, नफरत और तकसीम की सियासत का मुकाबला कर रहे हैं। वो जो जाली सियासतदान जो हर आमिर खड़ा कर देते हैं, तो उस आमरीत ने भी कुछ जाली सियासतदान, कुछ कठपुतलियां खड़े किए, और आज हर वो शख्स जो आमरीत से फायदा लेता है, जो गैर जमहूरी दौर से फायदा लेता है, वो आज भी एक ही जगह जमा है, एक ही परचम तले जमा है, और वो तरीके इंसाफ में, चाहे वो जनरल जिया का दौर का, जनरल मुशर्रफ का दौर पे का हो, वो आज भी उसी नफरत की सियासत, उसी तकसीम की सियासत, उसी गैर जमहूरी सियासत पे चलते आ रहे हैं। और जब 2006 ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी दस्तखत किया कि हम अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़ेंगे, हम अपने अपने जमाते के क़यादत संभालेंगे, हम एक दूसरे की मुखालफत करेंगे, मगर इलेक्शंस में मुखालफत करेंगे। जब हम हुकूमत में आते हैं तो हमारा मुखालफत इस हद तक नहीं पहुंचेगा कि हम जाती दुश्मनी पे उतर आए। हम अपने मुखालफत को इतना जगह नहीं देंगे कि उस मुखालफत की वजह से, इसकी वजह से कि दो बड़े जमातें आपस में नहीं बैठ सकते, किसी और को फायदा ना हो। बुनियादी वजह कि हमने उस डॉक्यूमेंट पे दस्तखत किया था वो ये था कि चाहे वो 1973 का 1973 का क्या, लेट 70s का पीएनए का मूवमेंट हो, या ये जो सिलेक्टेड तमाशा हमारे सामने 2011 से खड़ा किया गया है, जब सियासतदानों, जमहूरी कुव्वतों के दरमियान इतना बड़ा फुकतान पैदा हो, तो जरूर उसका फायदा गैर जमहूरी कुव्वतों उठाते हैं। और जब से हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया, तय किया कि हम 1973 की आईन को बहाल करेंगे, हम सियासत एक दायरा में रह के एक दूसरे के खिलाफ करेंगे, तो उसी वक्त वही गैर जमहूरी कुव्वतें अपना साजिश पकाना शुरू होगी कि अगर यह सिलसिला चलता रहा और पाकिस्तान में जमहूर को
ताकत मिलता रहा तो वो गैर जमहूरी कुव्वतों के लिए नया सियासत में जगह होगा, ना पार्लियामान में जगह होगा, ना उनका कारोबार में जगह होगा, ना उनका हमारा ब्यूरोक्रेसी में अहम अहम ओहदे मिलेंगे। तो इसलिए इन्होंने जमहूरियत के खिलाफ, उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ एक साजिश शुरू किया था। और जहां हमारा तो कामयाबियत थे, हमने 1973 की आईन को बहाल किया, हमने सूबे को उनको हुकूक दिए, सूबे को उनका वसाइल का मालिक बनाया, सूबे को उनको शनाख्त दी, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम किया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ था जनाब स्पीकर, जब 2013 में एक जमहूरी हुकूमत से पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर दूसरी हुकूमत को दिया जा रहा था, तो वो पहली बार पाकिस्तान की तारीख में किसी एक पार्लियामान ने अपना टर्म मुकम्मल किया, किसी दूसरा पार्लियामान को, किसी दूसरा कायदे अवाम को ट्रांसफर ऑफ पावर करवा दिया। और ये पाकिस्तान की सियासी जिदोजहद में एक मेक और ब्रेक मोमेंट था, जिसके नतीजे में 5 और साल हमें साजिशों के बावजूद एक किस्म का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिला। और फिर आपने देखा किस तरीके से 2008 से लेके 2018 तक जब आपको वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिला था, तो फिर आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मिला था। जब आपको वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिला था, तो इसका मतलब यह था कि वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी बुनियाद सदर जरदारी ने डाला, वो कंटिन्यू चलता रहा। और 10 साल के नतीजे में उस मंसूबे के तहत पाकिस्तान के अवाम को मुआशी तरक्की मिला। माजी में कोई हुकूमत 30 दिन के लिए आता था, 90 दिन के लिए आता था, तो फिर कोई हुकूमत 3 साल के लिए आता था। और जब एक हुकूमत आता था तो वो दूसरे के सारे मंसूबे खत्म कर देते थे और जीरो से शुरू कर देते थे। और पाकिस्तान का तरक्की नहीं हो रहा था, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की नहीं हो रहा था, पाकिस्तान का जमहूरी तरक्की नहीं हो रहा था, दहशतगर्दी के मुकाबले में, इंतहा पसंदी के मुकाबले में कोई कंटिन्यूटी नहीं हो रहा था। मगर हमने इस यूनिटी की वजह से, मुत्तहिद होने की वजह से, जातियात की सियासत को छोड़ के इस 1973 की आईन और इस जमहूरी सिस्टम को चलाने के नाम पे हमने देखा कि पाकिस्तान से इस सिमत पे चलता रहा तो पाकिस्तान का मुआशी तरक्की भी गारंटी था, पाकिस्तान का जमहूरी तरक्की भी गारंटी था। मगर ये कुछ कुव्वतों के लिए बड़ा तकलीफ दे था। जैसे हमने 30 साल जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद किया, तो वैसे ही कुछ कुव्वतें ऐसे हैं जो 30 साल जमहूरियत के खिलाफ साजिशें पका रहे थे। और वही कुव्वतों के लिए यह बर्दाश्त से बाहर था कि पाकिस्तान एक 1973 के आईन के तहत एक जमहूरी मुल्क बने। उनसे यह हजम नहीं हो रहा था कि एक वजीर आजम के बाद दूसरे वजीर आजम के बाद एक तीसरा वजीर आजम इस कुर्सी पे बैठ रहा था, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा था। तो उनका हमारा कामयाबिया के जवाब में, जैसे मैंने पिछली तकरीर में कहा, एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर हम पे मुसल्लत किया गया, एक सिलेक्टेड राज इस मुल्क में कायम किया गया और उसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि एक कठपुतली को इस कुर्सी पे बैठाना था। उसका मकसद ये था कि जो भी
आपने वो 10 साल पीरियड में पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कामयाबियां हासिल की, उनको रिवर्स करना उनका मकसद था। उनका मकसद यह सिर्फ नहीं था कि एक सिलेक्टेड वजीर आजम को इस कुर्सी पे बिठाना था, मगर उनका मकसद यह था कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि वो उनसे हजम नहीं हो रहा था, उसको भी रिवर्स करना था। उनका मकसद यह था कि वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने इस मुल्क को बांग्लादेश के जंग के बाद इकट्ठा रखा था, उसी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को रिवर्स करके, उसी 18वीं तरमीम को रिवर्स करके, उसी एनएफसी अवार्ड को रिवर्स करके, सूबों के हुकूक को सलब करके एक बार फिर इस मुल्क में 1 यूनिट कायम करना था। जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान के अवाम इसलिए कि आप कामयाब थे, इसलिए कि हम कामयाब थे, तो पाकिस्तान के अवाम ने ये नाइटमेयर सिनेरियो नहीं देखा। मगर आपने वो जो 10 साल प्लान था, जो डॉक्ट्रिन था, आपने 3 साल में वो प्लान को, वो साजिश को नाकाम बनाया। और कैसे नाकाम बनाया जनाब स्पीकर? जो डॉक्ट्रिन था 2022 को, जनाब स्पीकर, हमने उनका तो आपने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके, अदम एतमाद का हथियार इस्तेमाल करके उस सेलेक्टेड को, उस नालायक को, उस मुसल्लत किया गया वजीर आजम को घर भेज दिया। और पाकिस्तान में जो बहरान उस सिलेक्टेड वजीर आजम ने शुरू किया, चाहे वो हमारा मुआशी बहरान हो, चाहे वो हमारा सिक्योरिटी बहरान हो, चाहे वो हमारा आईनी और जमहूरी बहरान हो, इस मुल्क के तमाम सियासी जमातें ने मिलके इस हुकूमत का जिम्मेदारी सौंपी है, ताकि हमारा सियासी नजरिया अपनी जगह, हमारा अपने अपने मंशूर अपनी जगह, कि हम यूनिटी के साथ इस मुल्क के मसाइल का हल निकाल सकें, इस मुल्क के अवाम को रिलीफ दिलवा सकें। मगर जहां हमारा मेहनत जारी रहा, वो साजिशें भी चलते रहे हैं जनाब स्पीकर। वो साजिशें 1 साल से इस मुल्क के सामने चलते रहे, और इसलिए कि हमारा वजीर आजम एक शरीफ आदमी है, तो हम ये जो साजिशें हैं वो बर्दाश्त करते रहें, मुल्क की खातिर, इदारे की खातिर, सिस्टम की खातिर। मगर जनाब स्पीकर, इस गोल्डन जुबिली पे बहुत जरूरी है कि मैं इस हाउस के रिकॉर्ड पे वो साजिश लेकर आए। इसलिए अगर आप ने एक सिलेक्टेड वजीर आजम को खुदा हाफिज कह दिया,
तो इसका ये नहीं मतलब कि वो साजिश खत्म हुआ, वो डॉक्ट्रिन खत्म हुआ। आज तक हर इदारे में वो लोग मौजूद हैं जो इस यूनिटी, इस जमहूरी सफर, इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के कंसेंसस के खिलाफ है। वो ना सिर्फ नजरियाती और सियासी तौर पे इस इत्तेहाद के खिलाफ है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, मगर अपनी जाती फायदा की वजह से ये नहीं चाहते कि ये जमहूरी एक्सपेरिमेंट कामयाब हो। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा इत्तेहाद कामयाब रहे। वो चाहते हैं कि जितना भी जल्दी मुमकिन हो उसी सिलेक्टेड नालायक को एक बार फिर मसलत किया जाए। वो चाहते हैं कि जहां से हमने मिलके उस तबाही का कहानी रोका था वहीं से वो फिर से शुरू करे। वो उसी डॉक्ट्रिन के तहत काम करते रहे। वो इस हाउस को अंडरमाइन करे, इस आइन को अंडरमाइन करे, वो सूबे के हकूक को सलब करे, 18वीं तरमीम को खत्म करे, वन यूनिट कायम करे और सिलेक्टेड राज एक बार फिर इस मुल्क में मौजूद हो। जनाब स्पीकर, पिछले 3 साल तो एक उस साजिश का हिस्सा तो हमारा सामने था और उसका हम बुला भला भी कहता था, मगर जो मेन कैरेक्टर्स थे वो शायद मुल्क और अवाम के सामने उस तरीका से नजर नहीं आए। जनाब स्पीकर, प्लान क्या था जो आपने रोका, जो आप सब ने रोका? वो तो 10 साल का प्लान था ना, 10 साल का प्लान। और इस 10 साल का प्लान को कामयाब करवाने के लिए क्या सिर्फ एक इमरान खान नियाजी मौजूद? क्या सिर्फ एक सिलेक्टेड वजीर आजम का जरूरत था या किसी कोई और लोगों की जरूरत थी? अगर वो 10 प्लान चलता और इस मुल्क को एक वन पार्टी स्टेट में तब्दील किया जाता तो दूसरे इदारे में भी जनाब स्पीकर मर्डर ऑफ मेरिट नहीं होना था। अगर इस हाउस को किसी एक शख्स को एक पर्सनल प्रॉपर्टी के तहत हैंड ओवर किया जा रहा था 10 साल के लिए कि आप ये डॉक्ट्रिन को अमल करो, तो इस मुल्क में दूसरे इदारे हैं। हमारा आला अदलिया है जिसकी तारीख में एक ऐसे जजेस मौजूद हैं जिन्होंने हर आमिर के दौर में उनकी आमियत को रद्द किया, जिन्होंने हर गैर जमहूरी कदम के खिलाफ एक डिसेंटिंग नोट लिखा। ये वही जजेस थे जिन्होंने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को सजाए मौत दिलवाने से इनकार किया। ये वही जजेस थे जिन्होंने मुशर्रफ को सलूट करने से इनकार किया। और जहां ऐसे बहादुर और गैरतमंद जजेस हमारे तारीख में हमेशा मौजूद रहे हैं, अफसोस के साथ साथ ऐसे भी जजेस हमारे आला अदलिया में टाइम गुजारा है जो कि उस आइन जिस आइन का उन्होंने दिफा करना था उस आइन का उन्होंने तहफ्फुज नहीं किया, जिन्होंने हर आमिर के साथ दिया, हर वजीर आजम के खिलाफ फैसला सुनाया। और जनाब स्पीकर,
अगर इस हाउस को उस डॉक्ट्रिन के तहत किसी एक आदमी को दिलवाना था, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वहां भी कुछ ऐसा कोई साजिश पक रहा था। वहां भी, एंड आई होप कि ये एक क्लियर तो कराए होगा, वहां भी एक साजिश है। उस वक्त बड़ा जोर और शोर से चल रहा था कि किसी ना किसी तरीके से अगर कोई ऐसा जज मौजूद हो हमारा आला अदलिया में जो आइन के साथ देंगे, 1973 के आइन के साथ देंगे, अपने काम करेंगे। अगर ऐसा कोई जज मौजूद है तो एक साजिश था कि उसको निकालना था जनाब स्पीकर। एक वजीर आजम को 10 साल चलाना था तो कुछ जस्टिस को भी एक्सटेंशन दिलवाना था, ताकि जब आपका 10 साल का डॉक्ट्रिन चलता रहा तो उनको एक रबर स्टैम्प मिलते रहे। और वो लोग जो इस साजिश में शरीक थे वो आज भी हमारा आला अदलिया में बैठे हैं, आज भी हमारा आला अदलिया में मौजूद हैं। और जनाब स्पीकर, आपका कोशिशों की वजह से, एक अदम एतमाद की वजह से, जहां एक सिलेक्टेड वजीर आजम का प्लान को, साजिश को आपने नाकाम करवाया, आपने वो साजिश भी नाकाम करवाया, वरना आज तक वो काम ने तो होना था। मैंने तो एक ये पार्लियामान का, एक इस इदारा का आपको बताया है, एक हमारा दूसरा ऑनरेबल इदारा के बारे में बताया है, और एक और जगह है जो इदारा नहीं है मगर इसको इदारा कहा जाता है, जो हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर डिफेंस नजर ही नहीं आता, लेकिन इधर जरूर मौजूद होगा। ऑनरेबल मिनिस्टर डिफेंस ख्वाजा आसिफ साहब के नीचे ये इदारा आता है। और यहां भी एक साजिश था जहां मर्डर ऑफ मेरिट होना था, और मेरिट को मर्डर करते हुए किसी को इस इदारा पे भी अपने 10 साल पे मुसल्लत करना था। तो यहां एक सिलेक्टेड वजीर आजम होता, वहां एक सिलेक्टेड चीफ जस्टिस होता, दूसरा एक सिलेक्टेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता, और पाकिस्तान में सिलेक्टेड मार्शल लॉ कायम होता। दुनिया को बताते कि हम जमहूर है, हम जमहूरियत है, हम आईनी मुल्क है, लेकिन असल मुकमका ये था, असल डॉक्ट्रिन ये था। और हमने समझा कि हमने तो अदम एतमाद कर लिया है, जमहूरियत तो कामयाब हो गया है, साजिश खत्म। इस पे हम गलत थे जनाब स्पीकर, साजिश आज तक चल रहा है। साजिश ये है कि उसी 1 यूनिट को कायम करना है, साजिश ये है कि हमारा एनएफसी अवार्ड को खत्म करना है, साजिश ये है कि ये जो आईन इसको फाड़ना है, और उसी डॉक्ट्रिन को एक बार फिर इस मुल्क पे मुसल्लत करना है। अब हमने सब मिलके इस साजिश को नाकाम करवाना है, मगर इस वक्त जो है जनाब स्पीकर, ये खेल हमारा इदारा में तो नहीं चल रहा, ना कि किसी और इदारा में चल रहा है। वो इदारा ने कहा कि हम न्यूट्रल है, तो जब एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहा और पार्लियामान हमारा हाथ से बाहर चला गया, तो एक ही जगह मौजूद है जहां ये खेल अभी तक जारी है। और इसलिए जनाब स्पीकर,
इस 10th अप्रैल पे, इस 10th अप्रैल 2023 पे, हमारा गोल्डन जुबली के दिन पे, इस हाउस के फ्लोर से मैं अपील करता हूं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान स्टैंड्स एट अ क्रॉसरोड्स। या ये वो अदालत एक ऐसा अदालत बन सकता है जो हर पाकिस्तानी माने कि ये इस आईन का मुहाफिज है। हमारा अदालत अपना ही वकार को बुलंद कर सकते हैं। अगर ऑनरेबल जज साहिबान आपस में बैठे और किसी एक शख्स, किसी सियासत की जो सोच है उसको अलग रख के, अगर वो आपस में बैठ के एक बेंच बन के, एक कोर्ट बन के अपने फैसले सुनाएंगे, तो जनाब स्पीकर, मुझे ये I am confident that the consensus of the Supreme Court of Pakistan will be democratic, that the consensus of the Supreme Court of Pakistan will be in line with the Constitution of Pakistan. I am confident that the consensus of the Supreme Court of Pakistan can withstand any conspiracy. अगर किसी एक आदमी की आमरीत चलेगा सुप्रीम कोर्ट, अगर वन मैन शो चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, अगर जैसे जस्टिस अतर मनीला कहता है पॉलिटिशियन इन ब्लैक रोब्स का सुप्रीम कोर्ट बनेगा, तो फिर जनाब स्पीकर, जो हमारा आला अदलिया है, जो हमारा ये पार्लियामान है, जो दूसरे इदारे हैं, वो जो आने वाला बहरान है उसको नहीं संभाल सकेंगे। हमारा आईनी बहरान जो इस वक्त चल रहा है, इस वक्त आई कैन शो यू, आई हैव 4 जजेस ऑन द रिकॉर्ड सेइंग कि उनका फैसला ये है, लेकिन एक चीफ जस्टिस और दूसरे जो जजेस है वो अपना अक़लियत को अक्सरियत में साबित करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के अवाम को कह रहे हैं कि 2 + 2 = 3, but you and I can see that 2 + 2 = 4, मगर वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, 2 + 2 = 3। वो कह रहे हैं कि हम वो 2 जजेस का जो नोट है उसको इग्नोर करें, जो जस्टिस याहिया अफरीदी का नोट है उसको इग्नोर करे, जो जस्टिस अतर मनीला का नोट है उसको इग्नोर करे। वो तो है ही नहीं, सिर्फ ये 3 मौजूद है। इस किस्म का मजाक जो पाकिस्तान का आईन के साथ खेला जा रहा है, पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ खेला जा रहा है, जो एक बड़ा गेम का हिस्सा है, द पीपल ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड दिस गेम। हमारा कोशिश क्या है? हमारा कोशिश 1 साल से ये रहा है कि जो मुआशी हमला इमरान खान ने इस मुल्क पे करके निकला था, उसको हम किसी न किसी तरीके से सही करें। दिन रात हमारा वजीर खजाना काम करता है, मेहनत करता है कि उस बहरान, उस मुआशी बहरान जो खान साहब ने जानबूझ के किया था अपना कुर्सी को बचाने के लिए, वो किसी न किसी तरीके से हमें उससे निकाल दे। जो सिक्योरिटी का बहरान इमरान खान और उनके सहूलतकारों ने एक बार फिर इस मुल्क पे मुसल्लत किया दहशतगर्दी की सूरत में, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम मुंह दे, उसका मुकाबला हम करें। हमारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग हुआ है, इंशाअल्लाह ताला हमारा एक नया सरस से एक ऑपरेशन का आगाज हो रहा है, जो इंशाअल्लाह ताला माजी की तरह हम एक बार फिर इन दहशतगर्दों को, इन इंतहा पसंदों को शिकस्त दिलवाएंगे। और एक आईनी और जमहूरी बहरान है, और उस आईनी और जमहूरी बहरान के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि सियासी जमातों को मिल के आपस में बात करना चाहिए। जो भी सूरत हाल हो, जैसे भी हो, अगर आप बातचीत के लिए दरवाजा बंद करते हो तो फिर वो कोई मसला का हल नहीं होता। हमने माजी में भी देखा है कि जब भी सियासतदान के लिए
मुश्किल रहा है कि वो आपस में बातचीत करे, वो आपस में कोई कंसेंसस बनाए, तो जरूर कोई थर्ड फोर्स आके उस सूरत हाल का फायदा अपने लिए लेते हैं, किसी और के लिए नहीं। मगर इस आईनी बहरान से निकलने के लिए अगर सियासतदानों पे भी एक जिम्मेदारी है, तो आला अदलिया पे भी एक जिम्मेदारी है कि वो अपना अदलिया को बचा दे, वो अपना जुडिशरी को बचा दे। हमने तो अपना इदारा को संभालना है, मगर उनको अपना इदारा को संभालना पड़ेगा। अगर हर एक मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को वो इज्जत नहीं मिले, अगर वन मैन शो चलता रहेगा, तो हम जितना भी मेहनत करें, हम अपने आप को इस बहरान से, आईनी बहरान से, जमहूरी बहरान से नहीं निकाल सकेंगे। और जनाब स्पीकर, ये सियासी ताकतवर तबकों का लड़ाई है, ये सियासतदानों की लड़ाई है, ये अशराफिया का लड़ाई है। पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जो मुश्किल वक्त गुजर रहा है इस वक्त, इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि जुडिशरी 3-4 है या 3-2 है। उनका कोई दिलचस्पी नहीं है कि इस कुर्सी पे कौन बैठा है। इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में हमने ये मुश्किलात नहीं देखी हैं। जो बोझ इस वक्त आम आदमी उठा रहा है कि बिजली के बिल में, खाने पीने की अशिया के बिल में, वो आपके सामने है जनाब स्पीकर। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी तारीखी सतह पे पहुंच चुका है। पाकिस्तान का आम शहरी को यह सोचना है कि वेयर विल दे गेट द नेक्स्ट मील, और पाकिस्तान के अवाम का दिलचस्पी इस अवाम से या किसी और इदारे से उठ चुका है। इसलिए उनको यह महसूस हो रहा है कि इस ताकत की लड़ाई में बड़े मसले तो मौजूद नहीं है। पाकिस्तान का आम शहरी, जिनके लिए इस वक्त जिंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है, बच्चे अपने बुजुर्गों का ख्याल नहीं रख सकते, मेडिकल बिल से डरते हैं, वालिदैन अपने बच्चे की तालीम पूरा नहीं कर सकते हैं, वो परेशान होते हैं जब सोचते हैं कि अगर मेरा बच्चा का मुस्तकबिल मेरे से बेहतर होना पड़ेगा तो मैंने तालीम दिलवाना है, मगर तालीम को अफोर्ड नहीं कर सकता। जो दिन रात लोग मेहनत करते हैं, जो सफेद पोश तबका है, जो दफ्तर जाता है 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करते हैं, उनके तनख्वाह पे गुजारा नहीं होता। क्या करें? अगर पहले आपका तनख्वाह पे आप गुजारा कर सकते थे, अपना खानदान का ख्याल रखते थे, मुश्किल था लेकिन चीजें पूरे हो जाते थे, और अब जो है पूरा तनख्वाह तो पेट्रोल के बिल पे चला जाता है, वो तो एसी और बिजली के बिल से पहले। जो मुआशी मुश्किलात पाकिस्तान के अवाम इस वक्त जिनसे गुजर रहे हैं, वो अगर किसान है, वो अपनी फसल की जो है कीमत नहीं मिल रहा, अगर मजदूर है उनकी मेहनत का जो फायदा है वो नहीं मिल रहा। और हम सब का जिम्मेदारी है, इस मुल्क का जिम्मेदारी है, इस हुकूमत की जिम्मेदारी है, इन इदारे की जिम्मेदारी है कि आपस के इख्तलाफात और ताकत के लड़ाइयों के बावजूद कि हमें अहम इश्यूज पे दिलचस्पी ले, हम सब मिलके वैसी इन मसाइल का मुकाबला करें जैसे पाकिस्तान के टूटने के बाद हमने सब मिलके ये आइन दिलवाया था। ये किसी एक आदमी या एक सियासतदान की बस की बात नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत को सही सिमत पे डाला जाए, पाकिस्तान के अवाम को मुआशी तरक्की दे, और साथ साथ ये दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का भी मुकाबला करें। जो बैरून मुल्क कितने जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स चल रहा है उसको भी संभाला जाए। इस काम को पूरा करने के लिए इस मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जरूरत है, और वो सिर्फ तब मुमकिन होगा जब हमारे इदारे बन के काम करें, कौमी इदारे बन के काम करें, और किसी की पॉलिटिकल विंग बनने की वो शौक पूरा ना करें। अगर हम
मिलके काम करते हैं, अगर इस किताब के तहत ये मुल्क चलता है, हर इदारा चलते हैं, तो फिर हमारे पास वो टाइम होगा कि हम पाकिस्तान के अवाम को इन मिसाइल से निकालें। वरना जो सामने नजर आ रहा है कि जनाब स्पीकर, इस मुल्क के अवाम बाहर निकलेंगे, वो टूट पड़ेंगे, वो किसी सियासी जमात के लिए तो नहीं, अपना भूख, अपना पेट भरने के लिए। जो मुश्किल मुआशी हालात नजर आ रहे हैं, जो सारे मसाइल नजर आ रहे हैं, इनका हल अगर कोई है तो वो यूनिटी है, वो इत्तेहाद है, वो कंसेंसस है। और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने इस आइन की बुनियाद रखा, हम तैयार है इस आइन को दिफा करने के लिए। और दिफा करने के लिए जनाब स्पीकर, हर इदारा को अपना दायरा में रह के काम करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के अवाम ने माजी में भी सारे मसाइल का मुकाबला करके जीत चुके हैं, और आज भी जो मौजूदा मसाइल हैं, हम इनका भी मुकाबला करके इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत का विक्ट्री होगा, आइन का विक्ट्री होगा, और पिछले 100 ईयर्स बाद जो है हम अपना 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन का यौम तासीस मनाते रहेंगे। थैंक यू जनाब स्पीकर। शुक्रिया जनाब बिलावल भुट्टो।